हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 25 एमसीक्यू हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर के ऊपर से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच स्पेसिफिक सेल लेयर इन द माइक्रोस्पोरेंजियम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स एंड योर ऑप्शंस आर। सी द करेक्ट आंसर इज टेपेटम। उसके अलावा ये तीन जो लेयर है इनका काम है हमारे हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया को और या फिर जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको प्रोटेक्शन ऑफर करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्साइन लेयर इन पोलन ग्रेन दैट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू द ऑर्गेनिक डिग्रेडेशन एंड द ऑप्शंस आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पोरोपोलेनिन। Sporopollenin is the most resistant organic substance known, protects the pollen from high temperature, strong acid and biological degradation। देखिए ये तीन पॉइंट जो है आपको याद करने हैं, ठीक है ना, ये याद करने इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला सवाल। इन अ मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो sac how many cells and nuclei are present in the typical organization and your options are। the correct answer is 7 cell 8 nucleus। अब देखो सेल कौन से हैं। तीन तो एंटीपोडल सेल हो गए, दो सिनर्जिड सेल हो गए, एक एग सेल हो गया और एक सेंट्रल सेल हो गया। ठीक है। अब न्यूक्लियस कहाँ पे कितने हैं। एंटीपोडल, तीनों एंटीपोडल का एक एक न्यूक्लियस हो गया, तो तीन न्यूक्लियस यहाँ पर आ गए आपके पास में। दो सिनर्जिड, उनके अंदर एक एक न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस इधर हो गया। एक न्यूक्लियस एग सेल के अंदर। अब सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस। इसलिए जब आप पूरा का पूरा हिसाब किताब लगाओगे तो आपको पता चलेगा 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन। Which structure in the ovule represents the junction between the ovule body and its supporting stalk? The options are। and the correct answer is option B, hilum। Hilum is a scar। Hilum होता क्या है, देखिए hilum is a scar or the point of attachment where the funicle joins the body of the ovule। तो मान लीजिए ये हमारी ovule हुई है और ये हमारा फ्यूनिकल हुआ, ठीक। तो ये पॉइंट जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं ना, इस पॉइंट को अपन क्या बोलने वाले हैं, इस पॉइंट को अपन बोलने वाले हैं हाइलम। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलिनेशन विद इन द सेम प्लांट बट बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स टर्म्ड गेटनोगैमी। अब इसका जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें इसमें क्या है कि भैया एक ही फ्लावर से मतलब एक ही प्लांट का फ्लावर पोलिनेट हो रहा है ना, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा किसके जैसा, ऑटोगैमी में। ऑटोगैमी में क्या था, सेम फ्लावर होते हैं, ठीक है ना, सेम ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है। गेटनोगेमी के अंदर क्या हो रहा है, इसमें प्लांट सेम है, सेम प्लांट, बट फ्लावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है जी। और एक आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी के बारे में तो हमको पूरी तरह से पता है कि भैया जीनोगैमी में क्या है, प्लांट ही अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी आप ऑटोगैमी करो या आप गेटनोगैमी करो, आपको ऐसे प्लांट मिलेंगे या फिर जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगी वो कैसी होंगी, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी अपने पेरेंट्स से। ठीक है। अगला क्वेश्चन। Which mechanism in the embryo sac acts as the guiding system for pollen tube entry into the synergid? देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपको पता है, एग्जाम में आपको इन सब के आंसर्स पता होंगे, ठीक। बट ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स ये लोग लेकर के आ जाएंगे ना, ये मैकेनिज्म लेकर के आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आप फंस जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म जो है ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये करेक्ट ही चीज है, ठीक है ना। ये खाली टर्म उसने कॉम्प्लेक्स यूज कर लिया पेपर में। अब आपके ऑप्शंस देखिए। तो जैसे आप ऑप्शन देखेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा, बट जस्ट बिकॉज आपने यहाँ पे मैकेनिज्म देख रखा है ना ये वाला, इसके वजह से आप कंफ्यूजन में जा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द सिनर्जिड, और इसके अंदर सेलुलर थिकनिंग होती है जिसका काम क्या होता है, पोलन ट्यूब को एग की तरफ गाइड करना। अगला क्वेश्चन। Which condition describes the state where male and female flowers are present on different individual? ठीक है। तो मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट पे अगर प्रेजेंट होते हैं तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डायोशी।
डायोशी का पर्पस क्या है? डायोशी का पर्पस है कि भैया हमें ऑटोगेमी को भी काटना है, हमें गेटनोगेमी को भी काटना है। अब ये कब होगा? जब मेल और फीमेल फ्लावर के प्लांट, जो फीमेल फ्लावर होंगे वो अलग-अलग प्लांट पे चले जाएँगे। तो डायोशी का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई डू यू वांट डायोशी? सो दैट यू प्रमोट ज़ीनोगैमी, राइट? Next question. What is the term for the process where a seed develops without the occurrence of the fertilization? तो सीड बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बन रहा है तो उसका टर्म क्या होता है? ऑप्शन ये है। देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा डी, एपोमिक्सिस। अगला क्वेश्चन। इन विच प्लांट पार्ट डज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन? एंड द ऑप्शंस आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेंट्रल सेल। Next question. What is the primary function of root cap in the developing embryo of monocotyledons? The options are. The correct answer is option A, protection. अब देखिए आपको क्या करना है, आपको मोनोकॉट की जो रूट कैप होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अगला क्वेश्चन। बट विच ऑफ दीज ट्रेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स? ऐसे फ्लावर जो विंड के द्वारा पोलिनेट होते हैं उन्हें कहा जाता है एनिमोफिलस। एंड द ऑप्शंस आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फेदरी स्टिग्मा। ठीक है। अब विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनकी स्टिग्मा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा फेदरी होती है। इसका पर्पस क्या है? सो दैट दे कैन इजीली ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। Next question. How many mitotic division are required to form a fully mature 8 nucleate female gametophyte from a functional megaspore? The options are. देखिए कितने डिवीजन लगेंगे? 3 डिवीजन लगेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन। Which plant family is specifically associated with the persistent viability of seeds over thousands of years, such as Lupinus arcticus? अब ये प्लांट फैमिली का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेग्यूमिनोजा। अब देखिए ये जो इसका जो हमें सीड मिला है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल पुराना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इन प्लांट ब्रीडिंग व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बिफोर मैच्योरिटी? वेरी इजी क्वेश्चन। द ऑप्शंस आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, emasculation. Next question. Which structure in a monocot embryo is referred to as the single cotyledon located laterally? ठीक है, ऑप्शन ये रहे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्कूटेलम। स्कूटेलम जो है ये एक स्पेशलाइज्ड शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन है, ठीक है। ये शेप ध्यान रखना है, शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन है विच इज जनरली फाउंड इन द ग्रास एम्ब्रियोज। ओके, ग्रास मतलब क्या हो गया? मोनोकॉट फैमिली, मोनोकॉट जो सीड्स होंगे उनके बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन। व्हाई इज द कोकोनट वाटर इन अ टेंडर कोकोनट कंसिडर्ड एज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? द ऑप्शंस आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मल्टी न्यूक्लिएट लिक्विड। देखिए अब कोकोनट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है इट अकर्स विदाउट इमीडिएट साइटोकाइनेसिस। मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है बट सेल डिवाइड नहीं कर रही, जिसके वजह से क्या बनता है, लिक्विड जो बनेगा उसके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट देखने मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ जर्म पोर्स फाउंड इन द एग्जाइन ऑफ अ पोलन ग्रेन? एंड योर ऑप्शंस आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पोलन ट्यूब इमरजेंस। ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब होती, आई मीन जो जर्म पोर है वो बनता कहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि भैया ये हमारा एग्जाइन हुआ, स्पोरोपोलिन का बना हुआ। अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ जगह पर ना स्पोरोपोलिन जो है वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। तो खाली जगह छूट जाती है, और ये जो खाली जगह छूट रही है ना, इसी खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। अब इसी जर्म पोर में से क्या होगा, जो इंटाइन लेयर है उसमें से डेवलप होगी पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन।
What happens to the integuments of an ovule after the process of fertilization is completed? The options are, the correct answer is option बी, हार्डनिंग। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इंटेग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाते हैं और वो बन जाते हैं सीड कोट। अब सीड कोट आपको पता होना चाहिए, उसके दो पार्ट हैं, टेस्टा और टेगमेन। टेस्टा जो होता है वो आउटर पार्ट होता है और टेगमेन जो होता है वो इनर पार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which term describes a fruit that is derived from thalamus rather than just the ovary? The options are, the correct answer is option B, false fruits. The fruits which develop from the part other than ovary are called as false fruit, and one of the classical example of such false fruit is your apple. The next question is, which specific condition refers to the presence of multiple embryos within a single seed? The options are, and the correct answer is option C, polyembryony. It's a phenomena जहां पर दो या उससे ज्यादा एम्ब्रियो एक सिंगल ओवल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पोलीएम्ब्रियोनी कहाँ पे देखने मिलती है? ये आपको यूजुअली देखने मिलती है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट वाटर पॉलिनेशन इज कंसिडर्ड रेयर इन एंजियोस्पर्म्स? द ऑप्शंस आर, द करेक्ट आंसर इज लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, वाटर पॉलिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीन जेनेरा जो है, 30 जेनस जो है केवल उसी के अंदर पाया गया है। ठीक है, ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म है वो पानी के जगह प्रेफर करते हैं या तो विंड को या फिर एनिमल मीडिएटेड पोलिनेशन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलियोप्टाइल इन द एम्ब्रियो ऑफ अ ग्रास स्पीशीज? अच्छा, आंसर आ गया यहाँ पे। द ऑप्शंस आर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शूट प्रोटेक्शन। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन आया था जहां पे हमने बात की थी किसकी, रूट कैप के बारे में बात की थी। ठीक है, तो वो वाला और ये वाला कंफ्यूजन में नहीं लेकर के आना है। ठीक है, ये कोलियोप्टाइल है, वो कोई अलग चीज है। अगला सवाल, why do the plant produce enormous amount of pollen grains compared to the number of ovules available? The options are, the correct answer is option A, pollination uncertainty। इतने सारे पोलन बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि यार उसमें से कुछ तो जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच पाए। ठीक है, अगला सवाल, what determines the ability of a pistil to accept or reject a pollen grain upon contact? The options are, सही जवाब है ऑप्शन डी, केमिकल डायलॉग। देखिए, जब भी स्टिग्मा के ऊपर हमारा पोलन आकर के लैंड करता है ना, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तो ये जो पोलन है उसके बीच में और हमारी स्टिग्मा के बीच में वार्तालाप होता है, दे हैव अ डिस्कशन, एंड दिस डिस्कशन इज बेसिकली इन द केमिकल लैंग्वेज, राइट। तो अगर ये पोलन किसी दूसरे स्पीशीज का होगा तो जो हमारी स्टिग्मा है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड? देखिए, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का प्लॉइडी पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ये रहे, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, हैप्लॉइड। देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे मैं क्लास में देखता हूँ कंफ्यूज रहते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड ना, ये पूरा 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 टेट्राड नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, आप खाली माइक्रोस्पोर पढ़ रहे हो और प्लॉइडी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत से क्या आ जाएगा, भैया एमएमसी की बात हो रही है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ते। ठीक है ना, तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख के रखनी है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, आपको आंसर एकदम परफेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो भैया देखो, आंसर है इसका ऑप्शन डी, हैप्लॉइड। हमने लगाए हैं 25 सवाल। अब कमेंट करके आप मुझे बताइए कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही बैठे हैं। अगर आपका जो जवाब है वो 25 से ज्यादा है, उसका मतलब ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब आपको खाली रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपके जो चैप्टर में, अगर इस क्विज में अगर आप मान लीजिए 15 से 20 तक आ रहे हैं, मतलब आप मॉडरेट लेवल पे हैं। आप इस चैप्टर को 2 बार फिर से पढ़ाई करिए, 2 बार पढ़ के वापस दूसरी क्विज लीजिए। ठीक है, और अगर आपका समझ लीजिए भैया 15 से कम स्कोर आ रहा है और आप एक सीरियस सीरियस स्टूडेंट हैं जो वास्तविकता में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो भाई देखो, तुम्हारा बेड़ा जो है ना वो गर्क होके रखा है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलो,
इसी तरह के प्रो टिप्स के साथ मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 25 एमसीक्यू के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।